नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। अच्छा बोलने की कला के इस सफ़र में अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे अध्याय पर। आइए जानते हैं इस अध्याय में हमारे लिए कौन कौन सी नई और उपयोगी बातें छिपी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय है प्रभाव एवं वशीभूतता द्वारा कुशलता। जिस बंदूक की मारक क्षमता में ज़्यादा फैलाव होता है उससे चिड़िया का शिकार नहीं होता। यदि सिद्धांत भाषा पर भी लागू होता है, जो वक्ता बेतरतीब तरीके से वाक्यों का इस्तेमाल करता है उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। वाक्य का प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण नहीं होता, लिहाजा ध्यान रखें कि केवल अहम शब्दों पर ही जोर डालने की कला का इस्तेमाल करें। यदि आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम या पवन नगरी वृंदावन जैसे शब्दों का उच्चारण करें तो ज़रूरी नहीं कि सभी अक्षरों पर बराबर जोर दें। इनमें से कुछ ही अक्षरों को विशेष महत्व दिया जाएगा, बाकी अक्षरों का उच्चारण सामान्य तौर पर होगा। क्यों न इस सिद्धांत का उपयोग पूरा वाक्य बोलने में भी किया जाए। काफ़ी हद तक सामान्य भाषा में हम इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या सार्वजनिक भाषण में इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया जा सकता है? दरअसल इस प्रतिभा की कमी की वजह से भाषण में एकरूपता का दंश प्रकट होता है। जहाँ तक विशेष शब्द पर जोर देने का संबंध है, आप एक सामान्य वाक्य को एक बड़े शब्द के रूप में देखें तो समस्या का हल निकल जाएगा। निम्नलिखित पर ध्यान दें। भाग्य संयोग से नहीं मिलता, उसे चुना जाता है। आप मुकद्दर का सिकंदर बोलते समय हर अक्षर पर बराबर जोर डालते हैं। इसे ऊंचे स्वर में बोलिए और महसूस कीजिए। निसंदेह आप भाग्य शब्द पर विशेष जोर डालेंगे, क्योंकि इस वाक्य में भाग्य मुख्य घोषणा है। नहीं शब्द पर भी समान बल दिया जाएगा। जाहिर है नहीं शब्द को विशेष महत्व नहीं दिया तो दर्शक समझेंगे कि भाग्य संयोग से ही मिलता है। इसी के साथ संयोग शब्द पर भी जोर डालने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वाक्य में संयोग शब्द का भी समान महत्व है। संयोग शब्द को महत्व देने का एक और कारण यह भी है कि अगले वाक्य में संयोग की तुलना चुनाव से की गई है। साफ तौर पर लेखक ने इस शब्दों की तुलना दोनों शब्दों पर विशेष पर बल डालने के ध्येय से की है, अर्थात वाक्य में तुलनात्मक शब्दों पर बराबर जोर दिया जाना चाहिए। एक वक्ता को स्वर के तालमेल के जरिए तुलनात्मक शब्दों पर समान बल देना चाहिए। यदि आप कहें मेरे घोड़े का रंग काला नहीं है, तो आपके जेहन में सबसे पहला रंग कौन सा आएगा? स्वाभाविक रूप से सफ़ेद, क्योंकि काले रंग का विपरीत रंग सफ़ेद होता है। यदि आप इस विचार को प्रकट करना चाहते हैं कि भाग्य को चुना जाता है, तो इसका ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए पहले कहें कि भाग्य संयोग से नहीं मिलता, इसके बाद कहें कि इसे चुना जाता है। यदि हम कहते हैं कि मेरे घोड़े का रंग काला नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से घोड़े से ज़्यादा महत्व रंग का हो जाता है। यदि आप कहें कि मेरा घोड़ा सफ़ेद है, तो सामान्य तौर पर जवाब मात्र हम ही होगा। उपयुक्त बयान के दूसरे वाक्य में केवल एक शब्द महत्वपूर्ण है, चुनाव। लेखक वक्ता वाक्य में चुनाव शब्द का विशेष महत्व प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि इस शब्द की तुलना पहले वाक्य के संयोग शब्द से की गई है। इस सिद्धांत के मुताबिक इन वाक्यों को इस प्रकार पढ़ना चाहिए। भाग्य संयोग से नहीं मिलता, इसे चुना जाता है। इन वाक्यों को बार बार पढ़ें और गाढ़े किए गए शब्दों पर विशेष बल दें। लगभग सभी वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो महत्वपूर्ण विचारों को प्रकट करते हैं, अर्थात ऐसे शब्दों को विशेष महत्व देने की आवश्यकता होती है। अखबार पढ़ते वक्त हेडलाइंस पर सरसरी नज़र डालकर मुख्य समाचारों का अंदाज़ा लगा लिया जाता है। अखबार के संपादक को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अखबार में हांगकांग में हुई लूट को इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना आपके अपने शहर में 5 मछुआरों की मौत की खबर को दिया जाता है। खबर के विस्तार के द्वारा संपादक अलग अलग खबरों के महत्व को दर्शाने की चेष्टा करता है। चौंकाने वाली खबरों की और पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शीर्षक को कभी कभी लाल रंग में लिखा जाता है। इसी प्रकार यदि वक्ता अपने भाषण के जरिए दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब होता है, तो इसे वरदान से कम नहीं माना जा सकता। एक सामान्य वक्ता उन पंक्तियों को बोलते वक्त स्वाभाविक तौर पर भाग्य संयोग नहीं और चुनाव पर विशेष बल देगा। एक बार द न्यूयॉर्क सन के संपादक चार्ल्स डाना ने अपने संवाददाता से कहा कि सड़क पर जाते समय जब वह किसी कुत्ते को आदमी को काटते देखे तो उसे
उस ओर ध्यान न दें। हमारा अखबार ऐसी बेमतलब की खबर के लिए न तो पाठकों का ध्यान खींचना चाहता है और न ही अपना कीमती समय नष्ट करना चाहता है। एक चुप्पी के बाद माननी डाना ने लेकिन शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि यदि तुम किसी व्यक्ति को कुत्ते को काटते देखो तो फटाफट दफ्तर लौट आना और लेख को छपने के लिए दे देना। निसंदेह यह एक बड़ी अनोखी खबर होगी। यदि वक्ता बोलते समय भाग्य संयोग से नहीं मिलता, वाक्य के सभी शब्दों पर समान बल देता है, तो यह कुत्ते ने आदमी को काटा जैसी आम खबर के समान नीरस होगा। लेकिन यदि वक्ता सही शब्द पर बल डालता है तो वाक्य की खूबसूरती बढ़ जाती है। एक आदर्श वक्ता बोले जाने वाले वाक्य के अहम शब्द को पर्वत शिखर के तौर पर पेश करता है। एक आदर्श वक्ता के भाषण में महत्वहीन शब्द नदी की सतह की तरह जलमग्न रहते हैं। वक्ता के महान विचार शाह बलूत के ऊंचे वृक्षों के समान होते हैं और कम महत्व वाले विचार मैदानी घास के समान। इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिन वाक्यों को तुलनात्मक शब्दों पर विशेष बल देना चाहिए। निम्नलिखित संपादकीय पर ध्यान दीजिए। जानकारी के लिए बता दें कि यह लेख हूबहू प्रकाशित किया गया है। हम नहीं जानते कि संदेश मिलने पर वक्त राष्ट्रपति ने क्या सोचा और एक चूहे को देखकर हाथी क्या सोचता है, लेकिन हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ने क्या सोचा होगा। उक्त वाक्य में सोचा शब्द पाठकों का ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि इसको गाढ़ी स्याही से लिखा गया है। इसके विपरीत यदि बाकी शब्दों को सोचा के मुकाबले 10 गुना गाढ़ा कर दिया जाए तो भी सोचा शब्द इतना ही आकर्षित करेगा, क्योंकि इस शैली में भी यह शब्द भिन्न रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। रॉबर्ट चैम्बर्स के उपन्यास द बिजनेस ऑफ लाइफ के प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित उदाहरण भी महत्वपूर्ण हैं। इस उपन्यास में आप चुका होता और हल्का टेढ़ा लिखकर भिन्न प्रदर्शित किया गया है। जाहिर है लेखक के उपन्यास के इन शब्दों की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता है। उसने उस लड़की की ओर विस्मयता से लिप्त क्रोध से देखा। आप इसको कायरता नहीं तो और क्या कहेंगे। आप चुपके से आए और निस्सहाय लड़की को जबरदस्ती शादी कर लें। क्या आप मुझसे यह उम्मीद रख चुके हैं कि मैं आपकी सलाह पर जैकलिन के दिमाग में जहर घोलता और खुद को बर्बाद कर लेता? यदि मैं ऐसा करता तो निश्चित तौर पर यह कायरतापूर्ण कार्य होता। कुछ विशेष शब्दों पर बल डालने के लिए और इन शब्दों को अलग दर्शाने के लिए लेखक ने इन शब्दों को भिन्नता प्रदान की। यदि आप जोर से बोलने के आदी हैं तो महत्वपूर्ण शब्दों पर बल देने के लिए उनका उच्चारण सहजता के साथ करें। इस प्रकार आप इन शब्दों पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब सिद्ध होंगे। यदि आप तेजी से बोलने के आदी हैं तो महत्वपूर्ण शब्दों को उच्चारण की रफ्तार धीमी करें। यदि आप धीमे स्वर में बोलते हैं तो महत्वपूर्ण शब्दों के उच्चारण के दौरान स्वर भी भारी कर दें। विभक्ति, एहसास, विराम, स्वर बदलने की कला, गति बदलने की प्रतिभा जैसे अध्यायों का अध्ययन करें। इन अध्यायों के गहन अध्ययन के जरिए विस्तृत रूप से यह जानकारी हासिल की जा सकती है कि यह सही जगह पर बल डालने के खास सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि इस अध्याय में हम बल डालने के लिए केवल एक सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, यानी महत्वपूर्ण शब्द पर बल डालने और महत्वहीन शब्द को अनदेखा करने की कला। कभी न भूले भाषण को आकर्षित बनाने में यह सिद्धांत बेहद कारगर सिद्ध होता है। ऊंची आवाज़ में बोलने की आदत और शब्दों पर बल देने की कला को एक समान मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। चिल्लाना ईमानदारी, समझदारी और एहसास का सूचक नहीं है। शब्दों पर बल देने की जिस कला पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका संबंध वास्तविक शारीरिक शक्ति से नहीं है। हालांकि यह सही है कि शब्दों पर बल देने के लिए उच्चारण या ऊंचे या फिर धीमे स्वर में करना चाहिए, लेकिन जिस वास्तविक कुशलता की आकांक्षा की जा रही है उसका संबंध ईमानदारी एवं प्रबलता से है। यह एक आंतरिक शक्ति है जिसे दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। एक वक्ता ने कहा, इस देश के दुर्भाग्य का कारण शिक्षा की कमी नहीं है, राजनीति है। वक्ता ने दुर्भाग्य, कमी, शिक्षा और राजनीति शब्दों पर विशेष बल दिया है। बाकी शब्दों का उच्चारण सामान्य तौर पर किया गया। राजनीति शब्द के साथ एक विशेष एहसास को जोड़ा गया और इस शब्द के उच्चारण के वक्त क्रोध की मुद्रा में हाथ पर हाथ मारा गया। इस शब्द पर वक्ता का जोर देने का तरीका एकदम उचित व जबरदस्त था। इस पंक्ति में बाकी शब्दों की ओर लापरवाही और राजनीति पर विशेष रवैये में बल देकर वक्ता ने आसानी से दर्शकों का ध्यान इस शब्द की ओर खींच लिया। आप उस गाइड के बारे में कैसे सोचोगे जो आपको न्यूयॉर्क घुमाने के नाम पर सड़क के किनारे स्थित चीनी
धोबीघाट और जूते चमकाने वाली दुकानों का दर्शन करवाने लगे। दर्शकों का ध्यान भाषण की ओर आकर्षित करने की केवल एक ही विधि है, या तो उजागर करने के लिए कोई सच्चाई हो या मनोरंजन का मसाला हो। यदि वक्ता का भाषण निरर्थक एवं उबाऊ हो तो दर्शकों में महत्वपूर्ण सीख के व्याख्यान को सुनने का न तो जोश बचेगा न ही जिंदा दिली। कभी कभी बल दर्शाने के लिए शब्द के हर एक अक्षर पर समान जोर देना गलत नहीं होता, जैसा कि निम्नलिखित वाक्य में पूर्ण रूप से पर बल दिया गया है। मैं आपकी प्रार्थना पूर्ण रूप से खारिज करता हूँ। इस प्रकार किसी अति महत्वपूर्ण वाक्य को विशेष महत्व देने के लिए प्रत्येक शब्द पर बल डाला जा सकता है। इस सिद्धांत के जरिए दर्शकों को आकर्षित करना आसान होता है। इस मौके पर पैट्रिक हेनरी के प्रसिद्ध कहानी के अंतिम भाग को उदाहरण के तौर पर पेश करना कारगर सिद्ध होगा। वाक्य में मौजूद किसी एक शब्द पर जोर देने से उसका सही और गलत प्रभाव महसूस किया जा सकता है। ध्यान देने योग्य ये है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कैसे भिन्न शब्दों पर जोर देने से वाक्य का भाव पूर्ण बदल जाता है। गाढ़े किए गए शब्दों में हल निहित है। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, लेकिन मकान नहीं खरीदा जा सकता। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, लेकिन कोई रुकावट आ गई। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, इधर से उधर किराए पर रहने की जगह है। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, कोई मोटर कार नहीं, केवल मकान। इस वसंत मेरा मकान खरीदने का इरादा था, वसंत में ठंड के मौसम में नहीं। जब समाचार पत्रों में महान युद्ध के बारे में लिखा जाना शुरू किया तो एक ही तथ्य पर बार बार जोर नहीं दिया गया। हर नए लेख में नई सूचना या नया दृष्टिकोण प्रकाशित करने की कोशिश की गई। सुबह के संस्करण में जिस खबर को ज़्यादा महत्व दिया गया, दोपहर के संस्करण में वही खबर कम महत्व की खबर के तौर पर पेश की गई। भाषण के दौरान कहाँ ज़्यादा जोर देना है, यह सिद्धांत सटीक रूप से इस महत्व को प्रदर्शित करता है कि एक ही विचार पर बार बार जोर नहीं देना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी महत्वपूर्ण घटना पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है। ध्यान रखना चाहिए कि भाषण के दौरान जोर देने के लिए नियम किसी खूंटे से बंधे नहीं होते। भाषण में किसी शब्द, वाक्य और भाव पर ज़्यादा जोर दिया जाए, यह वक्ता की शैली पर आधारित होता है। एक वक्ता भाषण के जरिए जो व्याख्यान करता है, ज़रूरी नहीं है कि वह अन्य वक्ता उसी भाषण के जरिए समान भाव पैदा करे। इस बात का भी आकलन नहीं किया जा सकता कि कौन सा व्याख्यान सही है और कौन सा गलत। ये सिद्धांत वक्ता के जहन की उपज होते हैं।